में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल और इसमें पढ़ेंगे अपन एटॉमिक रेडियाई। तो देखिए जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है, अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, सुपर हैवी एलिमेंट्स का भी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया। अब उसके बाद में कुछ ट्रेंड है, जैसे पीरियोडिक टेबल है तो ऊपर से नीचे चलने पर और लेफ्ट टू राइट चलने पे कुछ ट्रेंड फॉलो होगा कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं चलेगा तो घटेगा। तो इस जो ट्रेंड को क्या कहा जाता है, पीरियोडिसिटी कहा जाता है, यानी कि आवर्तिता कहते हैं। तो आज अपन क्या कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि परमाणु, अपन ने देखा परमाणु में क्या है, न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर क्या होती हैं, सेल होती हैं, कोष होते हैं और कोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या होगी वो क्या था, ट्रेंड क्या है कि ये न्यूक्लियस से लेकर और इलेक्ट्रॉन तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता कि रेडियस है ये किसी एटम की। बट ये क्या है, ये फॉलो नहीं है, गलत डेफिनेशन है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की तो वेव नेचर भी है और पार्टिकल भी नेचर भी है। अगर ये वेव नेचर रख रहा है तो फिर ये क्या होगा, इस तरीके से क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा कब, जब वेव नेचर में होगा तो इस तरीके से फॉलो होगा। फिर देखो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही फिक्स नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही फिक्स नहीं है तो अपन रेडियस भी क्या है, नहीं निकाल सकते। तो फिर रेडियस क्या होगी एटम की, तो वो देखो किस तरीके से, इन चार तरीके से बता सकते हैं। या तो कोवलेंट रेडियस हो सकती है, या मेटेलिक रेडियस हो सकती है, या वान डेर वाल रेडियस हो सकती है, या आयनिक रेडियस हो सकती है। अब देखिए ये क्या होती हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कोवलेंट रेडियस की, तो देखिए कोवलेंट वर्ड यानी कि सहसंयोजक, ये आपके लिए तो नया है अभी कि सहसंयोजक क्या है। तो जिस एटम के बीच में सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा उसी में क्या होगी, सहसंयोजक रेडियस होगी। तो सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो एटम हैं और दोनों एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उसके बाद में बॉन्ड बना रहे हैं। ये अपन डिटेल से चारों पांचों बॉन्ड जो हैं ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी क्या है, अभी तो आपको सिर्फ रेडियस निकालना है कि किस तरीके से रेडियस होती है पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए कोवलेंट रेडियस में क्या होगा कि दो एटम है और दोनों ने क्या किया, शेयरिंग की। तो जैसे ये एक एटम है और एक दूसरा एटम है, तो इस एटम ने क्या कर लिया, इसके साथ शेयरिंग ऑफ बॉन्ड बना लिया। तो इसका जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कोवलेंट रेडियस होगी। तो अगर इस एटम की ये और यहाँ से अगर अपन डिस्टेंस देखें तो ये A और ये A क्या है, ये एटम है, ये भी एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए मैंने A दे दिया यहाँ पे। अब इसको कैसे देखेंगे कि डिस्टेंस A प्लस A इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, कोवलेंट रेडियस हो जाएगी। अब देखिए आपको ये एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो कैसे हो सकता है, जैसे Cl2 की बात करें अपन, Cl2 में दोनों एटम क्या है, Cl है, ये Cl है और ये भी Cl है। दोनों एटम ने क्या की, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड बनाया और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या है, कोवलेंट रेडियस यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए अब कोवलेंट में ही क्या होगा, अगर ये समान ना हो, दोनों अलग अलग हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ कि ये वाला एक एलिमेंट है, एक एटम ये है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A है और दूसरे की B है, दोनों की डिफरेंट है, एक H है और दूसरा Cl है, दोनों क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और ये इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी और ये अपन देख सकते हैं वो कोवलेंट रेडियस होगी। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे कोवलेंट रेडियस को, अगर बात करें DA और B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RA प्लस RB माइनस 0.9
एक्स ए माइनस एक्स बी। ये एक्स और ए और एक्स बी क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम और बी एटम। ये H और Cl एटम जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे अपन, किसी भी एटम की जो कोवेलेंट रेडियस है किसी भी मॉलिक्यूल की वो निकाल सकते हैं HCl में इस तरीके से। और अगर सेम है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जो आएगी वैल्यू वो क्या करेंगे, रेडियस आ जाएगी कोवेलेंट रेडियस की। अब बात करते हैं मेटेलिक रेडियस क्या होती है। तो मेटेलिक रेडियस क्या है बच्चा, अगर मेटल में बात करें तो मेटल में ना सहसंयोजक बॉन्ड होता, ना वांडरवाल बॉन्ड होता, ना आयनिक बॉन्ड होता। इसमें एक अलग ही अपने ही तरीके का क्या होता है, बॉन्ड होता है। और वो क्या होता है, जैसे ये वाला कोई एटम है, ये भी दूसरा मेटल का एटम है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे बॉन्ड बनाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो एटम होते हैं मेटल के, वो इस तरीके से एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो अगर मेटल की जो मेटेलिक रेडियस की अपन बात करें तो क्या होगी, इसका सेंट्रल न्यूक्लियस और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मेटेलिक रेडियस होगी। तो ये मेटल का कोई एटम, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मेटेलिक रेडियस। तो अपन लिख सकते हैं dmm/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, मेटेलिक रेडियस। तो इसमें कोई ज्यादा कुछ खास है नहीं। मेटल का सबसे पहले तो मेटल बॉन्ड किस तरीके से बना रहा है, इसमें क्या है, इस तरीके से कोवेलेंट नहीं बनता, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये डायरेक्ट क्या करते हैं, आपस में इसका इलेक्ट्रॉन इससे, इसका इलेक्ट्रॉन इससे, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड होता है। सरफेस पे जो मेटल के होते हैं इलेक्ट्रॉन तैरते हुए रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि वांडरवाल रेडियस क्या होता है, तो बच्चा वांडरवाल जो रेडियस होता है वो क्या होती है, गैसों में होती है। किसी भी गैस की बात करें तो वहां पे कौन सी रेडियस होगी, वांडरवाल रेडियस होगी। अब ये वांडरवाल गैस, सबसे पहले तो देखिए वांडरवाल जो रेडियस होती है वो मॉलिक्यूल में होती है, अणु में होती है। ये कहाँ हो रही है, परमाणुओं के बीच में, यानी कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ रहा है और फिर क्या बना रहा है, जो बीच की जो दूरी है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं। ये ही एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, बट यहाँ पे क्या होगा, कोई अणु होगा यानी कि मॉलिक्यूल होगा। तो उसके बीच में क्या बनेगी, ये आपकी वांडरवाल रेडियस बनेगी। तो देखिए वांडरवाल रेडियस कैसे बनेगी, अगर मान लो कि दो मॉलिक्यूल लूं Cl2 और Cl2, तो Cl2 और Cl2 में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वांडरवाल रेडियस। क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं या गैस के जो एटम होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण इनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये जो है आपकी डिस्टेंस यह कहलाएगी वांडरवाल रेडियस। तो ये वांडरवाल रेडियस, ये मेटेलिक रेडियस और ये कोवेलेंट रेडियस। और मेटेलिक में क्या बताया, मेटेलिक में बताया कि जो दो एटम होंगे वो इस तरीके से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाते हैं, और इस तरीके से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, मेटेलिक रेडियस होती है। अब अपन बात करें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि तीनों रेडियस में से सबसे ज्यादा जो बड़ी रेडियस होगी वो किसकी होगी। तो वांडरवाल रेडियस अपन को देखने से ही पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल एक अलग है और दूसरा मॉलिक्यूल अलग है, तो डिस्टेंस किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो बड़ी जो रेडियस है वो किसकी होगी, वांडरवाल की। वांडरवाल जो रेडियस है वो क्या है, बड़ी है किससे, मेटल से। और मेटेलिक रेडियस किससे बड़ी है, कोवेलेंट से। तो देखिए सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, सबसे बड़ी वांडरवाल रेडियस, फिर क्या हो जाएगी मेटेलिक रेडियस, और फिर क्या हो जाएगी कोवेलेंट रेडियस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कौन सी जो रेडियस होगी, कौन सी जो रेडियस होगी वो सबसे बड़ी होगी। देखने से पता चल रहा है कि वैन डर वाल रेडियस क्या है, बड़ी है। कोवेलेंट में तो क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई दोनों के बीच में, यानी कि शेयरिंग हो गई, तो ये छोटी हो गई और ये मेटल। तो पहले वैन डर वाल करनी है, फिर मेटेलिक करनी है और फिर कोवेलेंट करनी है। अब बात करते हैं अपन इसकी आयनिक रेडियस की। तो ये जो आयनिक रेडियस क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि आयंस क्या होते हैं। तो आयन क्या होगा, अगर कोई परमाणु है और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा। अगर कोई एटम है और वो क्या कर रहा है, अपनी सेल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है या अपन जोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा नेगेटिव चार्ज। उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गए, अब आयन बन गए, इनको बोलते हैं आयन। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस देखी जाए वो होती है आयनिक रेडियस। तो ये देखो दो तरीके की हो गई, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, यानी कि आयनिक रेडियस आयंस के अंदर होती है। तो सबसे पहले तो देखिए अपन बात करते हैं कि ये जो आयनिक रेडियस है, ये अगर बात करूं नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, तो अब आप देखिए जैसे मान ले कि ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, क्या आ रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया बट प्रोटॉन तो कहीं नहीं गया, जैसे पहले इसमें 10 प्रोटॉन थे और 10 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9, और प्रोटॉन कितने हैं, 10 के 10 ही हैं। तो जब 10 प्रोटॉन है वो 9 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो साइज क्या होगी, कम होगी, यानी कि छोटी हो जाएगी। कब, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरीके से अगर बात करें नेगेटिव की, तो ये प्लस प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही इस सेल में है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इलेक्ट्रॉन की इस एटम की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉन की साइज एटम की साइज बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन के जाने से एटम की साइज क्या होती है, कम हो जाती है। ये आपको समझना जरूरी है कि पॉजिटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज आया। अब बात करें कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लें कि Mn मैग्नीज है, उसमें +2 है और Mn +7 है, और इन दोनों की साइज आपसे पूछ ली जाए कि इन दोनों की साइज किसकी छोटी होगी और किसकी बड़ी होगी, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज क्या होगी, उतनी ही कम होगी, यानी कि उतनी ही छोटी होगी। तो इनकी साइज क्या होगी, Mn+2 की साइज ज्यादा होगी और Mn+7 की साइज कम होगी। ऐसे ही अपन देखते हैं Fe+2 और Fe+3। तो देखिए दोनों में इसमें चार्ज +2 है, इसमें चार्ज +3 है। मैंने बताया है कि जिस भी एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी। तो देखिए इनमें दोनों में से बड़ी साइज किसकी है, Fe+2 और Fe+3 की। अगर बात करें नेगेटिव की, कि नेगेटिव अगर आ जाए, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स पे नेगेटिव आ जाए, तो जैसे एक एलिमेंट्स है -2 और ऑक्सीजन -1, साइज की बात करें कि किसकी साइज बड़ी होगी,
तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी। तो देखिए साइज किसकी ज्यादा बड़ी है, नेगेटिव वाले में -2 की बड़ी है। तो माइनस वाले में जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही साइज बड़ी होगी, और पॉजिटिव वाले में जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी ही साइज छोटी होगी। ये आपको याद रखना है। मैंने बता दिया आयंस कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का निकालता है बाहर यानी त्याग करता है तो प्लस चार्ज आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज आता है। क्यों आता है वो भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है जिससे क्या होता है, साइज बढ़ता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 9 है, प्रोटॉन 10 है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। अब ये हुई आपकी साइज की बात। अब बात करें सेम इलेक्ट्रॉन यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड अगर होते हैं तो उसमें इसका साइज का या इसका क्या फर्क पड़ता है एटॉमिक रेडियस का। तो देखिए बच्चा, अगर बात करें अपन किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वहां जाके आप देख सकते हो। तो बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं कि इस तरीके के एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। N-3, ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1। देखिए प्रोटॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे इनमें, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो 7 एटॉमिक नंबर होगा तो 7 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। 8 क्या है एटॉमिक नंबर, तो 8 ही क्या है, प्रोटॉन होंगे। और 9 एटॉमिक नंबर है तो 9 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इस तरीके से अगर अपन देखें कि ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है और 3 और आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही फ्लोरीन में क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 और आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है, इसलिए बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है। तो ये जो प्रोटॉनों की संख्या है इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा दिख रहा है अपन को, जितने ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या होगी न्यूट्रॉनों वो न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो कहाँ दिख रहा है अपन को, ये देखो फ्लोरीन के अंदर 9 है प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जिसका जितना कम है साइज उतनी ही क्या है, बड़ी हो जाएगी। कैसे, नाइट्रोजन पे -3 है तो इसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी, ऑक्सीजन पे -2 है तो इसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी, और फ्लोरीन पे माइनस है तो इसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी। बट अपन बात करें न्यूट्रल एटम की, नॉर्मल देखते हैं। देखिए आगे जैसे कोई एलिमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और एक है न्यूट्रल। तो अगर इन तीनों की रेडियस की बात करें तो सबसे बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा। तो देखिए सबसे बड़ी जो रेडियस होगी वो माइनस वाले की होगी, उसके बाद में नॉर्मल वाला यानी कोई चार्ज नहीं है, और फिर सबसे छोटी जो रेडियस होगी तीनों में से वो किसकी होगी, माइनस वाले की होगी। तो देखिए नेगेटिव चार्ज है इसलिए रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज है तो कम हो गई, न्यूट्रल है इतनी जितनी साइज है उतना ही है। अब ये बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस अपन ने चारों पढ़ ली, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस। एक ट्रेंड मैंने एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटेलिक और कोवलेंट में से सबसे बड़ी कौन होती है। तो सबसे बड़ी होती है वान डेर वाल, फिर होती है मेटेलिक और सबसे छोटी होती है कोवलेंट। अब अपन बात करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है इसको प्रभावित कौन कौन करते हैं, यानी कि मेटेलिक रेडियस को इफेक्ट कौन करेंगे। तो देखिए मेटेलिक रेडियस को इफेक्ट करता है न्यूक्लियर चार्ज,
अब आपको तो न्यूक्लियर चार्ज पता ही नहीं है क्या है, तो न्यूक्लियर चार्ज नेक्स्ट क्लास में होगा, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार यहाँ पे देखिए कि अगर बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या होगी? कम। तो ये हुई एटॉमिक रेडियस। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा एटॉमिक रेडियस क्या होगी? उतनी ही कम होगी। तो देखिए एक तो क्या प्रभावित करेगा? न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नाभिकीय आवेश। दूसरा क्या प्रभावित करेगा? दूसरा अगर अपन देखें कि एक होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर होता है परिरक्षण प्रभाव। तो देखिए परिरक्षण प्रभाव क्या है? परिरक्षण प्रभाव को ही क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए नाभिकीय आवेश हो गया, एटॉमिक क्या परिरक्षण प्रभाव हो गया। अब अपन बात करें कि और क्या इफेक्ट कर सकता है, तो साइज। साइज भी क्या होगा कि अगर आकार ऊपर से नीचे जब चलते हैं अपन पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है? बढ़ता है। साइज क्या होता है? अप टू डाउन आने पे बढ़ता है। यानी अब मैं कहूँ कि अगर अपन पीरियड ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे तो क्या होगा कि साइज बढ़ रहा था, आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया? थर्ड इफेक्ट करने किसको? एटॉमिक रेडियस को करता है। एक होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चा? अभी एक बार समझ लो कि बॉन्ड ऑर्डर होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए किसकी बॉन्ड जो त्रिज्या होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो अपन बात करें एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है तो इसकी सबसे ज्यादा त्रिज्या होगी, सबसे ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी। फिर अगर बात करें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो इसकी और ज्यादा होगी, और सॉरी कम होगी, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की सबसे कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या करता है? एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करता है। तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज और परिरक्षण प्रभाव जो है ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। ये हुई एटॉमिक रेडियस की बात। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है समझ में आ गई। 4 तरीके की एटॉमिक रेडियस है, सहसंयोजक, धात्विक, वान डेर वाल और आयनिक। ठीक है बच्चों।